हम लोग हिंदी साहित्य से जुड़े हुए विविध पहलुओं पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं, चूंकि अब बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के समय ही जो है ऑप्शनल के बारे में सूचनाएं फिल करवा लेती हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो लोग भी बैठे हुए हैं वो ऑप्शनल को लेकर के डिसाइडेड हैं, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो ज़्यादा बेहतर है अनावश्यक इन चीज़ों पर हम ऊर्जा खर्च करें कि ऑप्शनल चुनते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या ऑप्शनल चुनने के क्राइटेरिया हों। अनावश्यक उस पर समय और ऊर्जा खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है। अपनी चर्चा शुरू करने के पहले मैं दो चीज़ों के बारे में आप लोगों से जानकारी चाहूँगा। पहली चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे जानकारी चाहूँगा कि सारे के सारे जो हैं, एक दो चेहरे को मैं जान रहा, रेस्ट जो चेहरे मेरे सामने हैं, मैं ये जानना चाहूँगा अब तक मेंस देने का मौका मिला है या नहीं? नहीं, पहली बार है। हिंदी लिटरेचर से कोई रिश्ता नहीं। एकेडमिक बैकग्राउंड भी हिंदी लिटरेचर का नहीं है। हाँ, बचपन में तो हर किसी को पढ़ना पड़ा है। तीसरा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, आखिर हिंदी लिटरेचर क्या सोच कर लिया है? रुचि का विषय है। और सर बस लगा कि भाषा सरल होगा इसलिए ले लिया, हिंदी पढ़ना सरल होगा इसलिए ले। अच्छा, सरल होगा। हाँ, क्या बैकग्राउंड है आपका, क्या नाम है? ज्योति है सर। ज्योति, बैठी। हाँ, क्या बैकग्राउंड है? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स से है। अच्छा, पीजी भी है सर। पीजी भी है। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। ओके, नेक्स्ट। जब मैंने स्टार्ट किया तो ये सारे सब्जेक्ट मुझे लगा कि नए हैं। लिटरेचर रखने का रीजन यही था। हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। और कैसे लगा? इंटरेस्टिंग है, पढ़ा होगा तभी तो लगा। ये सब पढ़ा हाँ। था, इसमें जो छोटे-छोटे लाइंस होते हैं अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। गुड। तो ये था। अच्छा, बैकग्राउंड क्या है आपका, एकेडमिक बैकग्राउंड? एकेडमिक्स तो मैंने 12th तो किया था साइंस से, उसके बाद हाँ। मैंने पॉलिटिकल साइंस रखा था। अच्छा, कहाँ से? हरनौत नालंदा। अच्छा, हरनौत नालंदा से आपने किया है। गुड। आपका? स्कोरिंग सब्जेक्ट। थोड़ा सा मैं लिख लूँ ना, इसलिए चर्चा को वहाँ से लेके चलने में। वैसे आपने जो रिप्लाई किया है, क्या नाम है आपका? अनामिका। जो रिप्लाई किया, दैट्स ए वेरी गुड पॉइंट। उस रिप्लाई में हिंदी लिटरेचर के जो मार्किंग पोटेंशियल हैं, उस मार्किंग पोटेंशियल के लाभ उठाने की संभावना पूरी मौजूद है। आपका बैकग्राउंड क्या है? साइंस, फिजिक्स। आपका? बैठ के, खड़े होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गुड। हाँ, कल रात मेरी बात हुई थी किशोर से। शशि नाम है ना आपका? अच्छा। ठीक है, गुड। आपका? मेरा नाम सुदर्शन कुमार है जी। सर, मैंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहा था, ज्योग्राफी ऑनर्स से जी। तो उस दौरान जब मैं हिंदी पढ़ रहा था सर, वो भी लिटरेचर वहाँ पे मुझे लगा कि कभी ज़्यादा कंफर्टेबल फील किया इसके साथ। मुझे लगा कि इसके साथ ही आगे जी। आपका? विशाल कुमार मेरा नाम है। हिस्ट्री ऑनर्स था मेरा। आसान सब्जेक्ट लगा था, स्कोरिंग ज़्यादा इसलिए। आसान। और किसने बतलाया आसान है हिंदी लिटरेचर? खुद का एनालिसिस है। अच्छा, आपका? नीलकमल वत्स मेरा नाम
जी। और आपका तो नाम ही मतलब लग रहा है पिताजी लिटरेचर वगैरह से जुड़े थे क्या? पिताजी लिटरेचर नाम तो रख दिया, लेकिन फिर लिटरेचर से उतना ही मैं ग्रेजुएशन भी करना चाहता था लिटरेचर से, लेकिन समाज और पारिवारिक वजह से नहीं कर पाया। अच्छा। फिर जब नौकरी करने लगा उसके बाद इस बार मुझे मौका मिला, क्योंकि कविताएं पढ़ता रहता हूँ, कहानियाँ पढ़ने का शौक है, रुचि का विषय होने के कारण मुझे एक बार मौका मिला कि मैं फिर से इससे जुड़ सकता हूँ, फिर से इसको पढ़ने का मौका मिल सकता है। बाकी स्कोर वगैरह तो देखा। ठीक है, देखें अब हमारे पास कुछ बिंदु हैं जिन बिंदुओं से हम चर्चा शुरू कर सकते हैं। नहीं, आपसे अनुभव नहीं पूछूंगा मैं। अच्छा बोलिए। हाँ हाँ। हिस्ट्री में हमें कभी स्कोरिंग बढ़िया नहीं हुई। क्या हिस्ट्री ऑनर्स बैकग्राउंड से हैं क्या? अच्छा। तो वैसी स्थिति में सर हमें लगा कि सर फिर भागदौड़ ही किया जाए, तो कहीं भी हमें सर हिस्ट्री पढ़ाने वाले सर से हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाए जिस तरह के प्रश्न पूछे जाए। फिर आपका सर आगमन हुआ, हमको लगा कि सुमन सर है हमारे साथ के छात्र भी हैं, अगर तुम हिंदी रखते हो तो स्कोरिंग भी है, जो टीचर आ रहे हैं। अच्छा, देखिए एक दो बिंदु मतलब अगर मैं कहूँ तो जो जिस प्रश्न को इन्होंने उठाया, अगर एक अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के देखें तो वो प्रश्न आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। और अपनी चर्चा मैं यहीं से शुरू करता। मैं यह कहना चाहूँगा आपसे, मैं यह कहना चाहूँगा कि जहाँ तक इस अप्रोचेज की बात है कि ये विषय आसान है, मुझसे अगर पूछे तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और जो भी विषय को आसान मान कर लेंगे, कम से कम मुझसे उन्हें निराशा हाथ लगेगी। बहुत क्लियर कर, दो कारणों से निराशा हाथ लगेगी। पहला कारण यह है कि मुझसे अगर पूछें तो मेरी नज़रों में कोई भी विषय ना तो आसान होता है और ना ही मुश्किल होता है। कोई भी विषय ना तो आसान होता है और ना ही कोई भी विषय मुश्किल होता है। अगर हमारा टेम्परामेंट विषय के टेम्परामेंट के साथ मैच करता है तो वह विषय हमारे लिए आसान हो जाता है, और अगर हमारा टेम्परामेंट विषय के टेम्परामेंट के साथ मैच नहीं करता है, हम अपने आप को विषय की रिक्वायरमेंट के अनुरूप ढाल पाने में असमर्थ रहते हैं, तो वो विषय हमें मुश्किल लगता है। एक ये कारण। दूसरा कारण, देखिए थोड़ा सा बाजार को लेकर के मैं क्रिटिकल रहता हूं, और अगर मैं कहूं तो ये क्रिटिकल अप्रोच मेरे व्यक्तित्व से अभिन्न है और केंद्र में है। किसी भी मसले पर, पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल मसले से लेकर, आप इशू बेस्ड डिस्कशन भी मुझसे करें तो वहां पर मेरे क्रिटिकल अप्रोच आपको डोमिनेंट दिखाई पड़ेंगे। इसलिए कई बार जो है मैं नेता भी नजर आता हूं, और नेता में भी सत्ता पक्ष का नेता कभी नजर नहीं आता, विरोधी दल का नेता नजर आता हूं। मुझे यह लगता कि बाजार की एक सीमा है। जब तक आप किसी विषय को ऊपर से देखते हैं, बाहर से देखते हैं, तो वो विषय आपको आसान लगता, लेकिन जब आप उस विषय के साथ जस्टिस करने की कोशिश करेंगे तो विषय के साथ जस्टिस करने के लिए आपको गहराइयों में उतरना पड़ेगा। अक्सर मैं कोट करता हूं श्रीकांत वर्मा को कि वक्त का तकाजा है तूफान से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। वक्त का तकाजा है तूफान से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। तो जब तक किनारे किनारे चलेंगे ना, ठीक है, तब तक चीजें आसान लगती।
और जैसे गहराइयों में उतरेंगे, और इसका सबसे आसान सा उदाहरण मैं दे सकता हूं, ठीक है। सबसे आसान सा उदाहरण होता है, प्रेम संबंधों की जब शुरुआत होती है तो चांद और तारे तोड़कर लाने की बात होती है। और ऐसा नहीं ये प्रेम संबंध की ये बात कर रहा हूं, शादी के बाद भी देखेंगे शुरुआती साल 2 साल का समय जो है, जिसके लिए मैं हनीमून पीरियड शब्द का इस्तेमाल करता, कोशिश होती है कि जितनी हमारी औकात नहीं है उससे ज्यादा एक दूसरे को दे दे। लेकिन कितने दिन तक औकात से बाहर जाकर के देते रहेंगे? एक न एक दिन तो व्यवहार के धरातल पर उतरना ही पड़ेगा। जब व्यवहार के धरातल पर हम उतरते हैं, जीवन के खुरदरे यथार्थ से हमारा साक्षात्कार होता है, तो उस स्थिति में एक रोमांटिक परसेप्शन जो बन रखा है उसको झटका लगता, और जब रोमांटिक परसेप्शन को झटका लगता है तो संबंधों को सहेजना, संबंधों को संभालना बड़ा मुश्किल होता चला जाता। जो रियलिस्टिक नहीं होते हैं वो बिखराव की ओर अग्रसर हो जाते। जब विषय की गहराइयों में उतरेंगे तो हायर कंसंट्रेशन लेवल की जरूरत होगी। जब विषय की गहराइयों में उतरेंगे नहीं तो सब कुछ आपकी समझ में नहीं आएगा। समझने की आपको कोशिश करनी होगी, जूझना होगा अपने आप से। जैसे क्लासेस शुरू होंगे कल से, तो होता क्या है, पहले क्लास में हम बैठते हैं, और मैं आपको साइकोलॉजी बतला दे रहा, पहले क्लास में बैठते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ में आ जाए। मिनिमम 3 से 4 क्लासेज जो है, मिनिमम 3 से 4 क्लासेज लग जाते हैं टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठाने में। इतने लगेंगे ही लगेंगे, कहीं पर भी कभी पहली चीज। दूसरी चीज, बड़े व्यावहारिक नजरिए के साथ मैं बात कर रहा, वह यह कि आप अगर मेरे सामने आए हैं तो हमारे पास 2 विकल्प हैं। विषय को छूटते हुए आगे बढ़े ताकि आपको समझ में भी आ जाए और चीजें आसान भी हो, एग्जामिनेशन हॉल की जरूरत पूरी हो या ना हो। और एक दूसरा अप्रोच जो होता कि हम आपकी सुविधा का भी ख्याल रखें, 0 से शुरू करें, और जो विषय की जरूरत है, एग्जामिनेशन हॉल की जरूरत है, हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। विषय की गहराइयों में हम उतरे जो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में सहायक हो। तो उसमें कई बार चीजें समझ में आएगी, कई बार चीजें समझ में नहीं आएंगी। जब समझ में नहीं आएंगी तो आपको समझने की कोशिश करनी होगी, और यह समझने की कोशिश इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस माइंडसेट के साथ क्लास में बैठे। मेरी बात पर ध्यान रखिए, किस माइंडसेट के साथ आप क्लास में बैठे हैं, यह सबसे अहम है। 2 प्रकार का माइंडसेट होता, चलो देखते हैं, पता नहीं कैसे टीचर होंगे। जब इस माइंडसेट के साथ आप क्लासरूम के अंदर बैठेंगे तो उस स्थिति में आप देखेंगे जहां कहीं थोड़ी सी भी दिक्कत होगी, आपके मन में यह भाव उठेगा, ये टीचर ठीक नहीं है, या ये विषय ठीक नहीं है, ये आने ही आने। और जैसे ये भाव आएंगे, विषय के साथ भी आपकी दूरी बढ़ेगी, और विषय के साथ साथ टीचर के साथ भी आपकी दूरी बढ़ेगी। और उस स्थिति में क्या होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद आप क्लास आना बंद कर देंगे, किसी नए विकल्प की तलाश में जाएंगे। एक दूसरा अप्रोच होता है, वो गाना सुना है ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। नहीं, एक व्यावहारिक नजरिए के साथ हम क्लास में आते, यह सोच कर आते कि विषय अगर नया है तो समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। समस्याएं अगर आ रही हैं तो हमारी समस्याओं के समाधान की कोशिश हो रही है, यानी क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर। समस्याओं के समाधान में हमें टीचर की मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मदद मिल रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर हमारी जरूरतें पूरी होंगी। अगर मदद नहीं मिल रही है तो जरूरतें पूरी नहीं होंगी, वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो इसको मैं कहता हूं पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप क्लास में बैठ रहे हैं, रियलिस्टिक माइंडसेट के साथ आप क्लास में बैठ रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं विषय के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, विषय से जूझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अप्रोचेज बहुत क्लियर, या तो आपको यहां दिक्कत आएगी या एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत आएगी। आपको निर्धारित करना है कि
कि कहां की दिक्कत आपके लिए एक्सेप्टेबल है। मैं बहुत क्लियर हूं, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि जितनी दिक्कतें आपको आनी चाहिए वो क्लासरूम के भीतर आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपकी दिक्कतों, आपकी मुश्किलों, आपकी मुश्किलातों के समाधान के लिए मैं आपके साथ सहयोग के लिए खड़ा हूं। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के भीतर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एज ए टीचर मेरे ये अप्रोचेज हैं ऑप्शनल में भी और जीएस में भी। इसलिए सिलेबस को कवर करने की बजाय मैं उस दिशा में आपको ले चलना चाहता अपने साथ जहां पर एक थॉट प्रोसेस आपका डेवलप हो और जहां पर आप सोच सकने में सक्षम। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब तीसरी बात मैं कहता, फिर जहां से शुरू किया था, कोई भी विषय ना तो आसान होता है ना ही कोई विषय मुश्किल होता। मैं खुद हिस्ट्री बैकग्राउंड से रहा हूं, सिंपल ग्रेजुएट हूं हिस्ट्री से। अभी जो प्रश्न संजय जी ने उठाया उस प्रश्न से मैं भी इत्तेफाक रखता, लेकिन उनके एक टिप्पणी से मैं असहमत हूं। वह टिप्पणी क्या है? उन्होंने कहा कि कोई टीचर ऐसा नहीं मिला जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। जब गोदान उपन्यास में पढ़ाऊंगा तो गोदान में मालती एक कैरेक्टर है, मेहता से कहती है कि प्रेम के दरवाजे पर परीक्षक बनकर नहीं उपासक बनकर जाया जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर जो मैं कहना चाहता वह यह कहना चाहता, देखिए दरअसल आप ये समझें कि ये आपका भी लिमिटेशन है। हिस्ट्री ऑनर्स मैं खुद था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हिंदी लिटरेचर उस समय 2 ऑप्शनल यूपीएससी में होते थे। हिंदी लिटरेचर हमने ऑप्शनल के रूप में लिया। एक पॉजिटिव चीजें थी कि लिटरेरी टेस्ट मेरा था, लिटरेचर से जुड़ाव था, और अगर मैं कहूँ तो खानदानी जुड़ाव था, क्योंकि पिताजी भी लिटरेचर के टीचर थे और लिटरेचर से पिताजी भी जुड़े हुए थे, तो एक कनेक्टिविटी लिटरेचर के साथ थी। तो जब हिंदी लिटरेचर लिया तो स्पेशली दिल्ली से क्लास करने के लिए मैं पटना आया था। डॉक्टर बलराम तिवारी हमारे गुरुदेव हैं, और देखें अभी भी अगर यहाँ छुएंगे तो ठेला महसूस होगा। उन्हीं के क्लास में पहली बार हाथ में ठेला पड़ा था, उंगलियों में, इतना लिखवाते थे। अब तो आप छोड़ के भाग जाएंगे बीच क्लास में अगर उस तरह से लिखवाना शुरू करो। लेकिन एक चीज था, ये धारणा थी कि ये हिंदी साहित्य के लिए भगवान है और इनको फॉलो करना है, इसमें कहीं पर डाउट नहीं था, और रिलीजियसली हमने उनको फॉलो किया। हिंदी लिटरेचर में एक बार अगर छोड़ दूं तो हर बार हिस्ट्री से ज्यादा मार्क्स आए, और हिस्ट्री का जो एक बार छोड़ दूं मैक्सिमम मार्क्स था वो हिंदी का हमारा मिनिमम मार्क्स था। पहली बार हिंदी लिटरेचर में मुझे 347 मार्क, 307 या 9 थे। फर्स्ट पेपर में, पेपर 2 में 184 मार्क्स थे आउट ऑफ 300। दैट वाज अ ड्रीम मार्क, और वो तब थे जब 5वें क्वेश्चन में डबल डिजिट में मार्किंग नहीं हुई होगी, तब 184 मार्क्स थे। ठीक है, लेकिन अगर हिस्ट्री की बात कहूं, हिस्ट्री के बैकग्राउंड से होने के बावजूद तैयारी का 70-75% समय हिस्ट्री पर देने के बावजूद मेयर 25 to 30% समय हमने जो है सेकेंड ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर और जीएस पर दिया होगा, उसके बावजूद जो है हिस्ट्री में लाले पड़ते रहे। इसलिए क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस एक थोड़ा सा लंबा है, व्यावहारिक बात बतला रहा। दूसरा चीज, चूंकि हिस्ट्री बैकग्राउंड से था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से था, और मोटा मोटी अगर कहूं, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन मोटा मोटी जो है मतलब अच्छे छात्र वाली छवि थी कॉलेज के अंदर। तो एक भाव कहीं ना कहीं अपने अंदर था, एक अहम अपने अंदर था कि दूर हम लोग तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कोई हमें हिस्ट्री क्या पढ़ाएगा। और इस भाव ने
इस भाव ने शुरुआती 2 प्रयासों तक जमीन पर नहीं आने दिया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उसकी कीमत चुकानी पड़ी। जब तक ये बात समझ में आई तब तक देर हो चुकी थी। खैर, मणिकांत सर से जुड़ा, उनका मार्गदर्शन मिला, सहयोग मिला हर स्तर पर। वहां लास्ट के 2 अटेम्प्ट में थोड़ी सहूलियत हुई, चीजों को समेटने का अवसर मिला। फिर भी हिंदी में जो कंफर्ट मैंने महसूस किया, हिंदी में के साथ जो सहजता मैंने महसूस की, वो हिस्ट्री के साथ नहीं की। हिंदी में भी पुस्तकों के प्रति भागा, लेकिन हिंदी में पुस्तकों के प्रति भागने के एक लिमिटेशन थे, क्योंकि यहां पर हिंदी का भगवान तिवारी सर को मान लिया था। लेकिन हिस्ट्री में पुस्तकों के पीछे भागने की प्रवृत्ति रही, सिलेबस लंबा रहा। जब समेटने की बारी आती तो ऐसा लगता रेत को मुट्ठी में बांधने की कोशिश कर रहा हूं और चीजें तेजी से हाथ से फिसलती जा रही। और जो बातें मैं कह रहा हूं, यह साइकोलॉजी केवल एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट नहीं है। आप ही के बीच जो हिंदी लिटरेचर बैकग्राउंड से स्टूडेंट होंगे, वो मेरी बातों को उस तरीके से फॉलो नहीं करेंगे जिस तरीके से नॉन हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे फॉलो करेंगे। रिलीजियसली फॉलो हिंदी लिटरेचर बैकग्राउंड वाले नहीं करेंगे, सामान्यतः। एक्सेप्शन कोई हो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये भाव उनके दिमाग, और थोड़े अगर अच्छे स्टूडेंट हुए, अच्छे शिक्षकों के संपर्क में हुए, तो उनके दिमाग में लगातार ये भाव बना रहेगा कि मतलब अरे ये लोग इसी तरह बोलते हैं, चाहते हैं कि हमारे नोट्स के बाहर जो है। मैंने भी तिवारी सर के बारे में भी सोचा था कि ये चाहते हैं कि हमारे नोट्स के बाहर ये ना जा पाए, इसलिए पुस्तक पढ़ने से मना करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, हम इस चीज को समझें कि अगर हिस्ट्री में मैं अच्छा नहीं कर पाया, ठीक है, तो इसके लिए टीचर से कहीं ज़्यादा हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, वो एक फैक्टर हो सकता, लेकिन प्राइम फैक्टर जो मैंने आपको बतलाया, शायद हिंदी के प्रति और हिंदी के शिक्षक के प्रति जो मेरा समर्पण रहा, वैसा समर्पण तमाम कोशिशों के बावजूद लास्ट तक हिस्ट्री के प्रति और हिस्ट्री के शिक्षक के प्रति डेवलप नहीं कर पाया। मेरी बातें समझ में आई नहीं? तो मेरे कहने का मतलब है, यहां से एक ही मैसेज मेरा है, अगर आप मुझसे जुड़ते या किसी के साथ जुड़ते, जुड़ने के पहले परख जरूर लें, जुड़ने के पहले परख जरूर लें, और जुड़ने के पहले खुद को परखते हुए यह इंश्योर करें कि जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। मतलब अब डूबेंगे भी तो इसी विषय के साथ और इन्हीं के साथ, और उभरेंगे भी तो इसी विषय के साथ और इन्हीं के साथ। अगर यह भरोसा है तो रियल सेंस में आप मुझसे फायदा उठा सकते नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, तो बैकग्राउंड वाली बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर बात करें स्कोरिंग, मैं कहना चाहूंगा कोई भी ऐसा विषय नहीं होता जिसमें सबको अच्छे स्कोर आवे, और कोई भी विषय ऐसा नहीं होता जिसमें सबको खराब स्कोर आए। मेरी बातों पर गौर कर रहे हैं? हर विषय में ऐसे बच्चे होते जिनको अच्छा स्कोर आता, और हर विषय में ऐसे बच्चे भी भारी संख्या में होते जिनको बहुत खराब स्कोर आता। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक हमारा शिष्य है वैभव, 2016 बैच का IRS 241 रैंक सिविल सर्विसेज में हुआ। 3 बार उसने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया। तो हमारा एक शिष्य है जो अभी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल DCP है, सुकांत। तो उसकी डेनिप्स की ट्रेनिंग चल रही थी, तो वैभव उसी के साथ डेनिप्स में ट्रेनिंग कर रहा था। तो वो ऑप्शनल चेंज करने के बारे में सोच रहा था। तो सुकांत से वो प्रभावित था, तो सुकांत के थ्रू वो मेरे पास पहुंचा। लगभग 10 मुलाकातें हमारी हुई होंगी,
और हर मुलाकात में वो मुझसे यह एश्योरेंस चाहता कि मैं उसको कहूं कि मैं तुम्हें हिंदी में इतने नंबर की गारंटी लेता हूं। लेकिन मेरी प्रकृति ऐसी है कि मैं गारंटी वारंटी का काम नहीं करता। सिंपल सी बात कहता, ना मैं अगर बीपीएससी 600 का तो ना मैं आपको 350 और 400 की गारंटी दूंगा, सॉरी 300 नंबर का है ना मैं आपको 300 नंबर में 200 प्लस की गारंटी दूंगा, और ना मैं ये गारंटी दूंगा कि 100 के नीचे नहीं आएगा। मेरी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरी भूमिका जो है विषय वस्तु को आप तक पहुंचा देने की है, विषय वस्तु की समझ विकसित कर देने की है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएं तो एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफर्ट जोन में हो, प्रश्न वही आपसे पूछे जाएं 95% जो हमने क्लास में कवर किया है। इतनी चीजें करने के बाद मेरी भूमिका क्या होती है? समाप्त हो जाती है और आपकी भूमिका शुरू होती है। तो खैर, और वैभव के बारे में बतला दूं, एक मामले में वो मेरे लाइफ का यूनिक एग्जाम्पल यह है कि उसने 5 ऑप्शनल से यूपीएससी दिया है। यूपीएससी मेंस उसने 5 ऑप्शनल से दिया, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट ज्योग्राफी, और 6 हिंदी लिटरेचर और एंथ्रोपोलॉजी। और उसमें 3 बार उसे सिलेक्शन मिले, फाइनली सेलेक्ट हुआ। 2 साल उसने हिंदी लिटरेचर रखा, ठीक है। और दोनों साल हिंदी लिटरेचर में एक बार उसे जो है 145-46 नंबर आए कुल मिलाकर के, दूसरी बार 175 नंबर आए आउट ऑफ 500। वो मेरे लिए ट्रेजिक एक्सपीरियंस था। जब हमने कारणों की तलाश की तो लास्टली 2 बातें समझ में आई। एक बात यह समझ में आई कि खुद मेरे फ्रंट पर चूक हुई। कहेंगे खुद मेरे फ्रंट पर क्या चूक हुई? नहीं, तो अगर कोई जो है इमोशनली डिस्टर्ब है, दुख, पीड़ा, वेदना को महसूस कर रहा है, और उसको कहिए कि किशोरदा के दर्द भरे नगमे सुनिए, तो उसका दुख कम होगा या बढ़ेगा? ऑब्वियसली उसका दुख बढ़ेगा। नहीं, वो फ्रस्ट्रेट पाले से है, वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। नहीं, तो उस एपिसोड में मैंने सीखा कि कोई हाइपर सेंसिटिव आदमी है। हाइपर सेंसिटिव का मतलब समझते हैं? हाँ? नहीं, जो बात बेबात आहत होने लगता, जो बात बेबात आहत होने लगता है, जिसकी भावनाएं आहत होती हैं, जैसे आजकल पूरे देश की भावनाएं आहत होती हैं बात बेबात, ठीक है। तो जो हाइपर सेंसिटिव आदमी है, उसको अगर हिंदी लिटरेचर जैसा सेंसिटिव विषय दिला देंगे तो डूबने की संभावना प्रबल हो जाएगी। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? तो आगे के संपर्कों के दौरान मैंने ये महसूस किया कि वैभव जो है हाइपर सेंसिटिव आदमी था। मतलब कभी भी फोन करके वो कह सकता था सर मुझे अभी मिलना है। आप समझ लें, जिस समय वो एसपी जैसे पोस्ट पर था, प्रेसिडेंट्स हाउस में स्पेशल अपॉइंटमेंट में था, हिंदी की कविताएं वो हाथ से लिख करके अपने स्पेशल मैसेंजर से मुझे भिजवाया करता था, लिफाफे में बंद करके, अपने हाथ से। दिनकर की कविता, निराला की कविता, या किन्हीं की कविता, कोई निबंध लिख करके। मेरी बातें समझ रहे? दूसरा एक चीज जो मैंने महसूस किया कि ये जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं ना, उनकी कई सारी खासियत होती, लेकिन उनकी कुछ खामियां भी होती हैं। उनकी खामियां क्या होती कि उनके नजरिए से देखें तो 2 जोड़ 2 हमेशा 4 होते हैं, और 2 गुना 2 हमेशा 4 होते हैं।
जबकि व्यावहारिक जीवन में जाकर के देखें तो दो जो हैं 0 भी होते हैं और 2 जोड़ 2 22 भी होते हैं जिंदगी के गुणागणित में। नहीं तो कई बार जब इस नजरिए से आप आते हैं ना, तो जिस तरीके से उसे विषय नया था, जिस तरीके से उसे लिटरेचर पर काम करना चाहिए था, उसने नहीं किया और उसकी कीमत कहीं न कहीं उसे चुकानी पड़ी। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो इसके जरिए जो मैसेज मैं देना चाहता, यह देना चाहता, हर विषय स्कोरिंग होता और कोई भी विषय ऐसा नहीं होता कि सबको अच्छे मार्क्स आए या सबको खराब मार्क्स आए। हाँ, एक चीज जरूर है, जब स्कोरिंग की बात करते तो स्कोरिंग में आप क्या देखते, हाईएस्ट मार्क्स कितना गया है, इसी के आधार पर ने स्कोरिंग का पता लगाते। मैं हाईएस्ट मार्क्स कितना गया है उस पर स्कोरिंग का पता नहीं लगाता। मैं पता लगाता हूं कि उस विषय में एवरेज स्कोर क्या जा रहा है। अगर किसी विषय में हाईएस्ट मार्क्स 240 गया है और उस विषय का एवरेज स्कोर 160 है, तो उसकी तुलना में स्कोरिंग के कंटेक्स्ट में जब कंपैरिजन करूंगा तो मैं उस विषय को बेहतर मानूंगा जिस विषय में एवरेज स्कोर 170 गया है, 175 गया है, 180 गया है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो मेरे लिए स्कोरिंग के, क्योंकि जो एवरेज स्कोर होता है उसको आप इंश्योर कर सकते, 240 को इंश्योर नहीं कर सकते। हो सकता है एक बार आ गया 240, दूसरी बार हो सकता है उसी को 180 आ जाए, संभव है या नहीं। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड पॉइंट जो है, अगर हिंदी लिटरेचर को आप आसान समझ के लेंगे तब मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आप विषय के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, आप विषय के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और विषय के साथ न्याय अगर आप नहीं करेंगे तो क्या आपको लगता है विषय आपके साथ न्याय करेगा? क्या आपको लगता है जिस पर्पस से हिंदी लिटरेचर ले रहे हैं वो पर्पस फुलफिल होगा? नहीं होगा। क्लियर? इसलिए मैंने आपसे इनपुट लेना चाहा, इसलिए मैंने आपसे जानकारियां हासिल करी। एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी लिटरेचर, एक वैकल्पिक विषय के रूप में अगर आप हिंदी लिटरेचर को देखें तो मैं कुछ चीजों को इंडिकेट करना चाहूंगा। हिंदी लिटरेचर की ब्यूटी किस बात में? तो अगर मुझसे पूछें तो मैं कहना चाहूंगा हिंदी लिटरेचर की ब्यूटी उसकी सब्जेक्टिविटी में है। सब्जेक्टिविटी को कहते विषय निष्ठता। इसका मतलब समझ में आया? नहीं, समझा देता हूं। एक इमेजिन करें, पटना में भी कई सारे कॉमन पॉइंट हैं। पटना कैफ़े जो है वो भी एक कॉमन पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है। अगर आप जाकर के देखें तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी के आगे जो है, अब क्या जगह का नाम है मैं नहीं कह सकता, पटना यूनिवर्सिटी के आगे है ना एक बड़ा, जहाँ चाय वाला वगैरह बैठता है, प्रगतिशील साहित्य सदन के अपोजिट में। नहीं, नोवेल्टी तो यहाँ है, पटना यूनिवर्सिटी और आगे। हाँ, गंगा के लिए जो अभी भी ओपन है हॉस्टल वगैरह के लिए लेफ्ट साइड में, तो उस जगह पर जाएं तो वहाँ पर भी इकट्ठे होते। आप 5 मित्र वहाँ पर चाय पी रहे हैं, मित्र नहीं, एक लड़का एक लड़की हाथ में हाथ डाले आपके सामने से गुजरते, हंस हंस के बात करते हुए, 5 की नजर पड़ती है। नहीं, अब 5 की नजर पड़ती, अचानक चर्चा का विषय बदलता है। अब किसी की नजरों में वे दोनों दोस्त होते, किसी की नजरों में वो दोनों भाई बहन होते,
किसी की नज़रों में वे प्रेमी प्रेमिका होते, किसी की नज़रों में वो पति पत्नी होते, और किसी की नज़रों में वो लड़की धंधे वाली भी हो सकती है। नहीं, इस विषय पर बहस छिड़ जाती। इन पांचों नजरियों में कोई नजरिया गलत है क्या? बतलाइए। तुलसी के शब्दों में कहूं तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वह अपनी भावना को उनके संबंधों पर आरोपित करके उस संबंध की व्याख्या उसके अनुरूप कर रहा है। बातें समझ में आ रही हैं? यानी इनमें कोई गलत नहीं है। अंततः किसकी बात मानी जाएगी? जो लॉजिकली अपनी बातों को प्रूव कर पाने की स्थिति में होगा। कोई उसमें कहेगा तुम ज्यादा जानते हो, हमारे पास जीवन का लंबा अनुभव है, अरे तुम तो पढ़ाकू, इस क्षेत्र का लंबा अनुभव है हमारे पास। नहीं तो जैसे बोला तो कई बार सामने वाला दब जाएगा, तो उसकी बात क्या होगी? प्रभावी रह जाएगी। सब्जेक्टिविटी यही है। अब बात समझ में आई ना? सब्जेक्टिविटी यही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। हिस्ट्री में आप सेंट्रल मध्य एशिया से आर्यों के आगमन की बजाय दक्षिण पूर्व एशिया से लिख दें, नहीं, लाख उसको आप सिद्ध करने की स्थिति में हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन हिंदी लिटरेचर में चाहे मेहता मालती संबंध हो, चाहे गोबर जुनिया संबंध हो, ओरी धनिया संबंध हो, राय साहब ओरी संबंध हो, आप पर निर्भर करता आप उसको किस रूप में इंटरप्रेट करते हुए आते हैं और लॉजिकली आप अपनी बातों को पुष्ट करने की स्थिति में हैं या नहीं। अब मेरी बातें समझ में आई? सब्जेक्टिविटी का मतलब समझ में आया? गलत कुछ नहीं होता लिटरेचर में, जैसे जीवन में कुछ गलत नहीं होता, लिटरेचर में गलत नहीं होता। नहीं, अक्सर क्या होता संबंधों में, परिवार में, परिवार के बाहर, समाज में, तुमने ऐसा किया, क्यों किया? नहीं, विवाद इसी बात पर होता ना। जरा सा रुक जाइए, सामने वाले की मन स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए, सामने वाले की परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। आपको नहीं लगता कि आपका लहजा शिकायती नहीं रह जाएगा? सामने वाले ने चाहे बहुत बड़ी गलती की हो, लेकिन जब आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, जब आप उसकी मजबूरियों तक पहुंचते हैं, तो आप उसको माफ करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। निश्चित तौर पर यही बात तो हम कर रहे हैं, यही बातें मैं कह रहा हूं। मैं आपको बतला दूं, साइकोलॉजी का मेरा बहुत क्या, थोड़ा बहुत फ्राइड मैंने पढ़ा है। फ्राइड की साइको एनालिसिस मैंने पढ़ी, और फ्राइड की साइको एनालिसिस हमने इसलिए पढ़ी स्पेशली क्योंकि शेखर मेरा प्रिय उपन्यास रहा है। 1999 तक यूपीएससी के सिलेबस में शेखर एक जीवनी उपन्यास था। यद्यपि हमारे गुरुदेव मना करते थे, लेकिन शेखर एक जीवनी में अनिवार्यता करता था, और उस उपन्यास पर मैंने करीब कितना काम किया है, तो उस उपन्यास पर करीब मैंने जो है 3 महीने तक काम किया है, अकेले उस उपन्यास पर। ठीक है, और अगर ये बरबोलापन ना हो, तो अगर आप में से किसी की रुचि हो, उसमें पढ़ते हो, यद्यपि बहुत हिम्मत चाहिए उसको पढ़ने के लिए, तो कई बार उस उपन्यास से गुजरते हुए आपको लगेगा अरे इसमें तो सर की छवि दिख रही है, अरे उसमें सर की छवि नहीं दिख रही है, सर में उसकी छवि दिख रही है। मतलब मेरे चरित्र और मेरे व्यक्तित्व को शेखर ने बड़े गहरे स्तर पर प्रभावित किया है, अज्ञे ने बड़े गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। वो एक बार में समझ में भी नहीं आता है। नहीं तो इसलिए ना मैंने कहा, ये बात तो मैं कह ही रहा हूं। ठीक है, तो उसके कंटेक्स्ट में देखें तो जो बातें मैं कहना चाहता, लेकिन हाँ मतलब उपन्यास वगैरह जो है हमने और वो चेतन भगत टाइप का उपन्यास नहीं,
उपन्यास 200 प्लस मैंने पढ़ा होगा। उन उपन्यासों ने एक नजरिया दिया है, उन उपन्यासों ने खुद को समझने की दृष्टि दी है, खुद को भी। उस उपन्यास ने व्यक्ति को समझने की दृष्टि दी है, उस उपन्यास ने संबंधों को समझने की दृष्टि दी है, उस उपन्यास ने परिवार को समझने की दृष्टि दी है, उस उपन्यास ने समाज को समझने की दृष्टि दी है। वो इंसाइट दिया है। और मैं कह सकता हूं कि मेरी सोच में किसी चीज को अगर ढूंढना चाहें और जो चीज आपको आसानी से मिल जाएगी वो है जनवादिता, वो है साहित्य की संवेदनशीलता, व्यापक जन संवेदना। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। ये सेंसिटिविटी जो है लिटरेचर के प्राण तत्व है। फिर मैं यहां पर एक रेफरेंसेज के साथ आऊंगा। एक सौम्या संभा शिवम स्टूडेंट हमारी थे, 132 या 137 रैंक उसका था 2010 बैच में। अभी वो हिमाचल कैडर आईपीएस है। तो सौम्या उस समय वो HSBC बैंक में यहाँ पर काम कर रही थी। केरला, मूलतः वो केरला की थी, उसके फादर आर्मी में थे और वो HSBC कनॉट प्लेस में करीब 5 वर्षों से काम कर रही थी। बायोटेक से उसने अपना बीटेक किया था, फिर MBA फिनांस किया और MBA फिनांस करने के बाद जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही थी। तो टेस्ट सीरीज के समय उसने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। तो मुझे अभी भी ध्यान है, और रोशन सर भी यहाँ पर हैं जुड़े हुए हमारे साथ, चर्चा कीजिएगा। रोशन सर उस समय हमारे क्रैश कोर्स में थे, सौम्या भी थी। तो एक प्रश्न हमने दिया था देवसेना के चरित्र चित्रण पर। तो उस प्रश्न का उत्तर सौम्या ने लिखा था और उसने स्टार्ट किया था, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमबस जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, आह वेदना मिली विदाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल से उससे हारी होर लगाई, आह वेदना मिली विदाई। पूरी की पूरा ये स्ट्रेंजा आंसर के स्टार्ट में डाला और फिर उसने जो है देवसेना के चरित्र चित्रण लिखे। उसके आंसर से गुजरते हुए महसूस किया कि मैं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पढ़ रहा, मैं किसी को देवसेना के चरित्र, देवसेना के व्यक्तित्व और देवसेना की जिंदगी को जीते हुए महसूस कर रहा। ठीक है। तो उस आंसर की हमने तारीफ की और स्पेशली जो है उसके राइटिंग स्टाइल की। यद्यपि उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि आज तक टेस्ट में वो 2.5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लिख पाई, जबकि 5 लिखने होते थे। और अल्टीमेटली यूपीएससी में भी 60 नंबर के प्रश्न वो छोड़ के आई थी 600 में। मतलब उसने 540 का ही पेपर सॉल्व किया था। तो जब मैंने तारीफ की तो रोशन सर जो है आंसर हमने लोगों को पढ़ने के लिए दिया, तो इन लोगों की प्रतिक्रिया थी कि पता नहीं सर्वेश सर को भी क्या क्या अच्छा लग जाता है, पता नहीं सर्वेश सर को क्या क्या अच्छा लग जाता। तब बातें मेरे कानों तक भी घूम फिर के पहुंची। तो हमने कहा कि देखो, पेपर लिटरेचर है, इवैल्यूएट करने वाला लिटरेचर का होगा। पेपर लिटरेचर का है, इवैल्यूएट करने वाला लिटरेचर का होगा। अगर वह ऑब्जेक्टिविटी के साथ पेपर को इवैल्यूएट करेगा तब तो मुश्किलें इसकी बढ़ जाएंगी। लेकिन इसका आंसर ऐसा है जो साहित्य के संवेदनशील हृदय को सहज ही छू सकता है। और अगर इसने
मूल्यांकनकर्ता एग्जामिनर की संवेदनाओं को छू दिया तो ये 200 प्लस जाएगी। और मैं आपको बतला दूं, उसे हिंदी लिटरेचर में 362 मार्क्स थे, जो मेरे यहाँ का हाईएस्ट मार्क्स है। और उस 362 मार्क्स में हिंदी लिटरेचर पेपर 2 में उसे 200 थे, और वो 200 तब थे जब 40 नंबर की व्याख्या उसने छोड़ी थी। तो मैं जो बातें कहना चाह रहा हूं, लिटरेचर ऐसा विषय नहीं है जिसको सामान्यतः पढ़ने के लिए पढ़ा जाए। हाँ, जब एग्जामिनेशन के लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस के लिए डिसिप्लिन में बंधकर आपको काम करना होगा। लेकिन अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो लिटरेचर को एंजॉय करें, लिटरेचर को जीने की कोशिश करें, लिटरेचर में डुबकियां लगाने की कोशिश करें। जितने डुबकियां लगाएंगे उतना आनंद मिलेगा, जितना आनंद मिलेगा उतना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, उतनी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्डअप होगी, विषय के साथ आप उतना ही न्याय कर पाने की स्थिति में होंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की संभावना। यहीं से दूसरा बिंदु लूंगा, डायनामिज्म। मतलब गतिशीलता नहीं। डायनामिज्म या गतिशीलता का मतलब समझते हैं या नहीं समझते? डायनामिज्म या गतिशीलता का मतलब समझते? बदलते रहने। जैसे आप देखें, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो जब आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जाएंगे तो जो कुछ आज हो रहा है उसको भी आपको इनकॉर्पोरेट करना होगा। जैसे इंडियन पॉलिटी जीएस के लिए पढ़ते, उसमें इनकॉर्पोरेट आज की चीज़ों को करते हैं ना। अगर 66वीं के लिए पढ़िएगा तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव, उसका ट्रेंड विश्लेषण कीजिएगा या नहीं। प्रश्नों में चाहे डायरेक्ट उस पर पूछे जाएं या नहीं पूछे जाएं, प्रश्नों में जहां स्कोप होगा उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे या नहीं, शामिल करेंगे या नहीं। अगर आप देखें इकोनॉमी पर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो कोविड इम्पैक्ट आप प्रश्नों में शामिल करेंगे या नहीं। तो कई बार डायरेक्ट, जैसे इस बार देखें जीएस के 3 प्रश्न जो हैं कोविड क्राइसिस पर आधारित हैं, 3 प्रश्न नहीं। तो ये क्या इंडिकेट करता है? जीएस का नेचर डायनामिक है नहीं, पॉलिटिकल साइंस डायनामिक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायनामिक ऑप्शनल है, सोशोलॉजी में भी जाएंगे तो वो डायनामिज्म आपको दिखाई पड़ेगा, एलएसडब्ल्यू में जाएंगे तो डायनामिज्म दिखाई पड़ेगा। और आज अगर एलएसडब्ल्यू में मार्क्स नहीं आ रहे तो इसका प्राइम रीजन ये है कि कहीं ना कहीं एलएसडब्ल्यू के जो मटेरियल उपलब्ध हैं उनमें वो डायनामिज्म नहीं है। डायनामिज्म इसलिए नहीं है क्योंकि टीचर में वो डायनामिज्म नहीं है, वही ट्रेडिशनल पैटर्न। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाहे हिस्ट्री विषय हो या हिंदी लिटरेचर का कोई भी सब्जेक्ट, उसमें डायनामिज्म है नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं है, मैं कहता हूं है। आप कहेंगे कैसे वो डायनामिज्म है, कैसे डायनामिज्म है? तो हिंदी में जो डायनामिज्म है, ऐसा नहीं कि रोज रोज जो चीजें बदल रही हैं, जुड़ रही हैं, उसके कंटेक्स्ट में डायनामिज्म। हिंदी का जो डायनामिज्म है, इस डायनामिज्म का संबंध किससे जाकर जुड़ता? उसकी सब्जेक्टिविटी से। जैसे जैसे समझ आपकी विकसित होगी, जैसे जैसे आपका एप्लीकेशन डेवलप होगा, जैसे जैसे आपकी समझ विकसित होगी, जैसे जैसे आपका एप्लीकेशन डेवलप होगा, वैसे वैसे किसी भी घटना के, किसी भी प्रकरण के सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की संभावनाएं क्या होंगी? बढ़ती चली जाएंगी नहीं। और अगर उसके सब्जेक्टिव नए नए इंटरप्रिटेशन की संभावनाएं बनेंगी तो वो नया इंटरप्रिटेशन ही क्या करेगा? आपके आंसर को, आपके अप्रोचेज में वैल्यू एडिशन को इंश्योर करता हुआ जो है वह विषय को डायनामिक स्वरूप प्रदान करेगा, विषय को गतिशीलता प्रदान करने का काम करेगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई।
और अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर देखें तो ये चीजें किस ओर ले जाएंगी? वैल्यू एडिशन, मूल्यवर्धन, नहीं, कभी कभी हमारे गुरुदेव गुस्साया करते थे तो वो बोला करते थे कि आपको क्या लगता है आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? इस गलतफहमी में मत रहिएगा। भले सब मेरे नोट से पढ़ते हो, लेकिन सिलेक्शन किनका होगा? सिलेक्शन उनका होगा जो कुछ हमने बतलाया, जो कुछ हमने पढ़ाया, उसमें से कुछ छांटेंगे, कुछ काटेंगे, कुछ जोड़ेंगे। जब तक काटने, छांटने और जोड़ने की प्रक्रिया, जब तक काटने और छांटने और जोड़ने की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी, तब तक वैल्यू एडिशन संभव नहीं होगा। और जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगा, आप गौर करें, मैं बतलाता हूं। आप मुझे कहें एक प्रश्न का बैक टू बैक 5 बार आंसर लिखवाने के लिए, 5 बार आपको अलग अलग आंसर दिखेंगे। और एक चीज विथ ड्यू रेस्पेक्ट मैं ये बात कहता, सामान्यतः मैं देखता हूं 80% 90% शिक्षक ऐसे होते जो उसी आंसर पिछले 5 साल से लिखवा रहे हैं, तो कोमा फुल स्टॉप सहित आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसा लगा कि रट करके आंसर लिखवाया जा रहा है। दोनों अप्रोच के अपने फायदे हैं, अपने खतरे हैं। लेकिन एक चीज आप बतलाइए कि अगर आपका आंसर दूसरे के आंसर से अलग नहीं होगा, 50 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो किसी को 50 में 35 क्यों मिलेगा और किसी को 50 में 15 क्यों मिलेगा, 20 क्यों मिलेगा? यह फर्क होना चाहिए या नहीं? आप क्वेश्चन पेपर को देखें, क्वेश्चन बैंक को देखें। कल आपको अप्रोच पेपर कल से परसों तक अपडेट करके मिल जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के 10 साल के प्रश्न भी चैप्टर वाइज मौजूद होंगे। लगभग काम हमने कर लिया। तो अगर आप उसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, आपसे यह एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे यह एक्सपेक्ट किया नहीं जाता कि आप सर्वेश्वर के शब्दों में अपने प्रश्नों का उत्तर दें। स्पष्ट शब्दों में जो 5 इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर पर दिए गए हैं, उनमें यह कहा गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दे, अपने शब्दों में दे। वो अपने शब्द कब आएंगे? वो अपने शब्द तब तक नहीं आएंगे जब तक विषय वस्तु की समझ आपकी विकसित नहीं होगी। जब तक विषय वस्तु की आपकी समझ विकसित नहीं होगी, तब तक अपने शब्द नहीं आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात ध्यान रखेंगे, अपने शब्द तब तक नहीं आएंगे जब तक कि समझ के विकास के साथ साथ एप्लीकेशन डेवलप्ड ना हो। जब तक समझ विकसित नहीं होगी तब तक एप्लीकेशन नहीं होगा। अगर समझ विकसित है तो एप्लीकेशन भी होगा, दोनों चीजें होंगी तो वैल्यू एडिशन भी होगा और अभिव्यक्ति आपकी अपनी होगी। अब बातें स्पष्ट हुई नहीं? तो इसीलिए बंधु, एक आग्रह मेरा आप सबसे होगा, चाहे जीएस की बात करूं चाहे लिटरेचर की बात करूं, एक बात मैं अक्सर कहता, सेटायर के फॉर्म में, सेटायर समझते हैं ना, व्यंग्य कटाक्ष भरी शैली में, कि आसान से आसान विषय दे दीजिए मैं मुश्किल बना दूंगा, आसान से आसान विषय दे दीजिए मुश्किल बना दूंगा। ये क्वालिटी होती है और ये खामी भी होती है। उसी तरह लोगों की ऐसी क्वालिटी होती है, मुश्किल से मुश्किल विषय दे दें वो आसान बना देंगे, नहीं? और आसान हो या ना हो आपको जरूर लगेगा आसान है। तो एक आग्रह आपसे हमारा होगा, आप हमें रट करके नहीं लिख सकते, चाहे जीएस हो
चाहे हिंदी लिटरेचर हो या कोई भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं, आप रट करके मुझे नहीं लिख सकते, हां आप समझ करके जरूर लिख सकते हैं। क्लियर? यहां तक बातें स्पष्ट हुई? समझ करके लिखने में कभी-कभी जैसे जो भूमिका होता है या फिर मैं आऊंगा उस प्रवाह में कुछ ऐसा नहीं होगा। सब प्रवाह में समस्या तब होती है जब समझ में समस्या होती है। मैं आपको कहता हूं कोई भी आंसर आप लिख करके लाएं, मैं आपके स्टेट ऑफ माइंड को बतला सकता हूं कि जब आंसर लिख रहे थे उस समय स्टेट ऑफ माइंड आपका क्या था। जितनी बार कलम उठाएंगे ना सिर खुजलाने के लिए, आइडिया मिस करेगा, डिलिंक होंगे, आइडिया मिस करेगा और आइडिया को अंदर से पकड़ के लाने के लिए जितना बार सिर खुजलाएंगे उतना गैप आपके आंसर में मौजूद होगा। मेरी बातें समझ रहे हैं? यानी वो आपका आंसर आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता हुआ आता, आपका आंसर आपके अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता हुआ आता है। इस चीज को समझने की कोशिश करें, समझे? तो उसके लिए लगातार अपने, सबसे मुश्किल किससे होता है? औरों से लड़ना सबसे आसान होता, अपनों से लड़ना उससे मुश्किल होता है, और सबसे मुश्किल होता है अपने आप से लड़ना। अपने आप से लड़ना। वाकई आप बीपीएससी की तैयारी के प्रति गंभीर हैं तो आपको हमेशा अपने आप से लड़ने की कोशिश करनी होगी। आपको लगातार खुद पर संदेह करना होगा और अपने संदेह का निवारण भी करना होगा। यह कोशिश लगातार चलेगी और इसी कोशिश के क्रम में आपका व्यक्तित्व भी क्या होता है? विकसित होता चला जाता। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक में? देखें, हिंदी लिटरेचर के कंटेक्स्ट में अगर मुझसे बात करें तो ना तो मार्किंग को लेकर के हिंदी लिटरेचर में मुझे समस्या लगती है, ना हिंदी लिटरेचर में आप देखेंगे सक्सेस रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठता, ना यहां पर मीडियम का आपको फर्क दिखाई पड़ता। ठीक है, सारे कंटेंट आपको हिंदी माध्यम में उपलब्ध हैं। हाँ, एक समस्या जरूर है हिंदी को आसान मान लेने वाली प्रवृत्ति, क्योंकि एक समस्या क्या है? एक समस्या क्या है कि हिंदी के छात्रों के साथ मैं महसूस करता हूं कि दो उनके मिसपरसेप्शन हैं, दो भ्रम हैं उनकी दुनिया में। एक, उनका मानना है हिंदी में उतने ही शब्द हैं जितना वो जानते हैं, हिंदी में उतने ही शब्द हैं जितना वो जानते हैं। और दूसरा मिसपरसेप्शन है कि हिंदी में उतने ही शब्दों को जानने की जरूरत है जितना वो जानते हैं। नहीं, इसलिए गौर करेंगे आप, अंग्रेजी मीडियम के छात्रों के यहाँ ऑक्सफोर्ड का एडवांस लर्नर आपको मिल जाएगा, लेकिन हिंदी माध्यम के छात्रों के यहाँ हिंदी का कोई शब्दकोश नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर कोई शब्द नहीं समझ में आएगा तो कहेगा अरे सर्वेश सर की भाषा बड़ी मुश्किल है, सर्वेश सर की भाषा बड़ी मुश्किल है, कोई भी शब्द नहीं समझ में आएगा। अरे मेरी भाषा मुश्किल नहीं है, आप लोगों की भाषा खराब हो रही है दिन प्रतिदिन। अंत रियलिटी यही है। नहीं, भाषा का काम क्या है? जिन बातों को हम कहना चाहते, जिस तरीके से हम अपनी बातों को कहना चाहते, उन बातों को प्रभावी तरीके से औरों तक पहुंचाया जा सके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इंश्योर किया जा सके। बस हम में और आप में फर्क यह है कि हमारी और आपकी डिक्शनरी में मैक्सिमम अंतर 100 शब्दों का होगा। 100 से अधिक शब्दों का अंतर नहीं है, अधिक से अधिक मैं आपसे 100 शब्द ज्यादा जानता होऊंगा, इससे अधिक का फर्क नहीं है। हाँ, जब शब्दों का प्रयोग मैं करता तो शब्दों के प्रयोग को लेकर मैं सतर्क रहता हूं, कॉशियस रहता हूं। मेरी कोशिश होती है एप्रोप्रिएट वर्ड का एप्रोप्रिएट प्लेस पर इस्तेमाल हो सके ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को सुनिश्चित किया जा सके, ताकि जिन भावों को हम अभिव्यक्त करना चाहते, पहुंचाना चाहते, उन भावों को हुबहू उसी रूप में वहां तक पहुंचाया जा सके।
इसलिए एक और मेरी अपेक्षा होगी, अगर कोई नए शब्द आते, अब अगर आप देखें तो डिक्शनरी रखने की भी बाध्यता नहीं रह गई। आप सबके पास जो है स्मार्टफोन है। हमें भी कई बार कई शब्दों में कन्फ्यूजन होता तो उसी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता हूँ। हिंदी में मीनिंग को तलाशता, हिंदी शब्द के अंग्रेजी में मीनिंग को तलाशने की कोशिश करता और उसके जरिए उस सेंस तक पहुँचने की कोशिश करता। ये काम आप भी तो कर सकते हैं। बस इसके लिए करना यह है कि कॉपी का जो लास्ट 2-3 पेज है, लास्ट 2-3 पेज को आप सुरक्षित रखें, खाली रखें। जो नए शब्द आ रहे हैं उनको लिख लें, घर जाकर के उनके अर्थ को तलाशें, उनके अर्थ को तलाश करके लिख लें और बीच में जब उस कॉपी को पलटते, जिस भी कॉपी को पलटते, लास्ट का 2 पेज वही होगा, एक बार नज़र दौड़ा लें। धीरे धीरे उनके अर्थ के साथ आप सहज होते चले जाएंगे और फिर उनको प्रयोग में लाने की कोशिश करेंगे। इसके जरिए हम वर्ड पावर को भी एनरिच कर सकते हैं और वर्ड पावर को एनरिच करते हुए इसके जरिए हम लैंग्वेज पर अपने कमांड को, एक्सप्रेशन पर अपने कमांड को भी डेवलप कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? यहाँ तक में किसी भी प्रकार से नहीं। अब आगे बढ़ूं। क्या मैं उम्मीद करूं सिलेबस से आप परिचित हैं? हिंदी साहित्य के सिलेबस से एक बार बता दो। देखिए, पहले पेपर 1 पेपर 2 होता था, अब तो पेपर 1 पेपर 2 होता नहीं है। अब जो है, अगर आप देखें तो खंड क और खंड ख, खंड क, खंड ख, खंड क में आएंगे, खंड क में आएंगे तो आप देखेंगे भाषा खंड, दूसरा ही साहित्य का इतिहास खंड। खंड ख में आएंगे तो पद्य, और गद्य। गद्य में आएंगे तो उपन्यास में 2 उपन्यास आपको पढ़ने हैं। प्रेमचंद का गोदान है, और आगे का शेखर एक जीवनी है। नाटक में देखें, भारतेंदु की अंधेर नगरी पढ़नी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक पढ़ना है। ठीक है। कहानी में देखें,
मानसरोवर भाग 1 आपको पढ़नी है। मानसरोवर भाग 1 की जो कहानियां हैं, प्रेमचंद की कहानियां, वो आपको पढ़नी है। और निबंध में देखें, चिंतामणि भाग 1, इनके भाव एवं मनोविकार विषयक निबंध पढ़ने। पद्य भाग में देखें, तो मध्यकालीन कवि कबीर आपको पढ़ने हैं। सूरदास का भ्रमर गीत पढ़ना है। कबीर की कबीर ग्रंथावली आपको पढ़नी है। ठीक है। तुलसीदास का अयोध्या कांड रामचरितमानस का पढ़ना है। और उत्तरकांड कवितावली का पढ़ना है। ये तुलसी की है। आधुनिक कवियों में देखें, आधुनिक कवि में आप देखें, निराला की राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति पढ़नी है। प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़नी है। और मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पढ़नी है। ये खंड खो का आपका सिलेबस है। ठीक है। यहां पर इस चीज को ध्यान रखें, हिंदी लिटरेचर में सेलेक्टिव हुआ जा सकता है, पूरे स्कोप ही। ठीक है। हमारा अप्रोच होगा, थोड़ा हम सेलेक्टिव भी हों और थोड़े से अदर की तुलना में अलग होने की संभावना को भी हम फॉलो करें। तो अगर हम देखें, यहां पर सेलेक्टिव होना संभव है। हमारी जो प्राथमिकता यहां पर होगी, कबीर को करने की, सूर को करने की, विस्तार से। ठीक है। डबल स्टार विस्तार से। तुलसी भी हम करेंगे, लेकिन उतने विस्तार से हम तुलसी नहीं करेंगे। निराला को हम विस्तार से करेंगे, कामायनी को हम विस्तार से करेंगे। अगर समय ने साथ दिया, मतलब अगर टाइम परमिट करता है तो अंधेरे में भी हम करेंगे, अगर टाइम परमिट नहीं करता तो हम नहीं करेंगे। उपन्यास में गोदान हम करेंगे। शेखर एक जीवनी से बचने की कोशिश करेंगे। वो कभी मुझे मौका मिला और टाइम ने परमिट किया तो मैं करवाना पसंद करूंगा, लेकिन मेरा प्राइम सजेशन होगा, जब तक विशेष रुचि ना हो और जब तक आप उससे जूझने के लिए तैयार ना हो, तब तक शेखर में हाथ मत लगाएं। अंधेर नगरी हम विस्तार से करेंगे। चंद्रगुप्त हम विस्तार से करेंगे। कहानी हम एज ए होल करेंगे। चिंतामणि एज ए होल करेंगे।
बहुत विस्तार में हम नहीं जाएंगे। इतनी बातें स्पष्ट हुई। इस अप्रोचेस से अगर मूव करेंगे तो हर स्थिति में 3 प्रश्न लिखने हैं। हर स्थिति में पेपर मतलब खंड ख में हमारे पास जो हैं, हर स्थिति में 4 से 5 प्रश्न 6 में मौजूद होंगे। एक तो व्याख्या कंपलसरी होती, एक व्याख्या होती, ऑप्शनल करना या ना करना आप पर निर्भर होता। 5 प्रश्न होते, उनमें एटलीस्ट आपको यहां से 4 प्रश्न मिल जाएंगे। और 4 में आपको करना कितना है? 2 से 3 प्रश्न। अगर व्याख्या करेंगे तो 2 प्रश्न, अगर व्याख्या नहीं करेंगे तो 3 प्रश्न। अच्छा क्या रहेगा सर व्याख्या? अब थोड़ी सी मैं आ रहा हूं ना, उस प्रश्न पर आ रहा हूं, प्रश्न में छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अब अगर यहां पर आकर के देखने की कोशिश करें, व्याख्या करें या व्याख्या ना करें। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं व्याख्या करना पसंद करूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि व्याख्या करने के लिए फिर बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। व्याख्या करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। बहुत अधिक मेहनत करनी यह होगी, टेक्स्ट पर आपकी पकड़ होनी चाहिए व्याख्या के लिए। और दूसरा कि टेक्स्ट पर पकड़ होने के साथ साथ विशेष करके गद्य की व्याख्या की बात करूं तो गद्य की व्याख्या के लिए स्पेसिफिक आपको अलग से पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जो पढ़ना एंजॉय करते हैं, जो लिटरेचर एंजॉय करते हैं, उनको निश्चित तौर पर व्याख्याएं करनी चाहिए। हाँ, नहीं सब मतलब आप एंजॉय करेंगे, ठीक है, लेकिन मेहनत तो करनी होगी ना, ठीक है। नहीं, जिनको लगता है कि हम बहुत मेहनत नहीं करना चाहते, नहीं मेहनत करना चाहते, और ये ध्यान रखेंगे फुल क्वेश्चन की तुलना में व्याख्या में बेहतर अंक की संभावना होती। हिंदी लिटरेचर का मार्किंग पोटेंशियल व्याख्या में है, और एग्जामिनर का परसेप्शन भी जो है व्याख्या के आधार पर निर्मित होता, और उसका इम्पैक्ट आपको अदर प्रश्नों पर भी दिखाई पड़ता। लेकिन जो नहीं करना चाहते तो उनके लिए ऑप्शन है। अब उंगली पर अगर फिंगर टिप पर बात करूं, कबीर कर लें, सूर कर लें, कबीर कर लें, सूर कर लें, निराला कर लें, प्रसाद कर लें, ठीक है। गद्य से गोदान कर लें, प्रेमचंद की कहानियां कर लें, अंधेर नगरी कर लें, चंद्रगुप्त कर लें, निश्चिंत हो जाए। रहेंगे ही रहेंगे प्रश्न, जितने की आपको जरूरत है उससे ज्यादा प्रश्न रहेंगे, ठीक है। अब पेपर 1 में चले आवे तो साहित्य का इतिहास, क्योंकि पेपर 2 में नॉर्मली आप देखें 3-2-2-3 का ऑप्शन होता। अगर पद्य से 3 है तो उधर से 2, पद्य से 2 है तो उधर से 3 का ऑप्शन होता, और एक व्याख्या का प्रश्न होता। एक व्याख्या का प्रश्न होता है। नहीं, दूसरा कंटेक्स्ट अगर जाकर के देखें, पेपर मतलब खंड ख में आप कैसा परफॉर्म करेंगे यह किस बात पर निर्भर करेगा? तो खंड ख में आपका परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करता है कि खंड साहित्य के इतिहास की कैसी समझ है पूरी तरह से। तो अगर एग्जामिनेशन में लिखने के लिए करना हो तो यह बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता, लेकिन चूंकि खंड ख का परफॉर्मेंस इतिहास की समझ से प्रभावित होता, उस पर निर्भर करता है, इसलिए यहां पर विस्तार में जाना हमारी मजबूरी है। और साहित्य के इतिहास में अगर देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटकर देखा जाता है। आदिकाल, 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो कालखंड है उसको आदिकाल कहा जाता। 14वीं से
14वीं से जो है 15वीं 16वीं शताब्दी का जो कालखंड है उसको भक्ति काल माना जाता। 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का कालखंड रीतिकाल या श्रृंगार काल माना जाता। और 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक का जो कालखंड है उसको क्या माना जाता? उसको आधुनिक काल माना जाता है। तो अगर आप यहां पर ध्यान रखें, एक ट्रायंगल को ध्यान रखें, इनमें भक्ति काल, इनमें नवजागरण काल, आधुनिक काल जो है, इन दोनों में इंटर रिलेशन भी है। अब देखिए भक्ति काल की कितनी अहमियत है। भक्ति काल के 3 कवियों को आपको पढ़ना है, कबीर, सूर, तुलसी। अब खंड क साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालखंडों के समानांतर उन कालखंडों से जुड़े हुए कवियों की संख्या देखें और उसके आधार पर उस कालखंड की अहमियत का, इसका मतलब भक्ति काल क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आधुनिक काल में जैसे आप नवजागरण काल पर आते, तो नवजागरण काल से जुड़े हुए आप अगर देखें तो 3, मैं कहूंगा 3 नहीं 4 रचनाकारों को आपको पढ़ना है। नहीं, 3 डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र किससे हैं? नवजागरण आंदोलन के पहले चरण से हैं, 19वीं शताब्दी का सेकेंड हाफ। दूसरा निराला, जो कि नवजागरण आंदोलन के तीसरे चरण, छायावाद से निराला का संबंध जुड़ता। निराला की 2 रचनाएं पढ़नी है, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। तीसरे जयशंकर प्रसाद, जिनकी 2 रचनाएं पढ़नी है, कामायनी के 4 सर्ग पढ़ने हैं और चंद्रगुप्त नाटक पढ़ना है। मतलब यह कि नवजागरण काल से 3 रचनाकारों की 5 रचनाएं पढ़नी है। नहीं, और उसके अलावा देखिए उस नवजागरण से गहरे स्तर पर प्रेमचंद भी प्रभावित रहे। तो अगर प्रेमचंद को भी शामिल कर ले तो 4 रचनाकारों को पढ़ना है। इसका मतलब भक्ति काल के बाद सबसे महत्वपूर्ण कौन है? नवजागरण काल। तो पेपर 2 के इन अंशों में हमारा परफॉर्मेंस किन बातों पर निर्भर करेगा? तो हमारा परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करेगा, कि हम वहां पर साहित्य के इतिहास में भक्ति आंदोलन या नवजागरण आंदोलन की हमारी समझ कितनी विकसित है। नहीं, और इन दोनों की समझ किस पर निर्भर करेगी? एक टॉपिक है हिंदी आलोचना। एक टॉपिक क्या है? हिंदी आलोचना। नहीं, हिंदी आलोचना में आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि, हिंदी आलोचना में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि, हिंदी आलोचना में रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि, ये तीनों की तीनों चीजें हैं क्या निर्धारित करेंगे? ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं इस बात को निर्धारित करेंगे कि पार्ट 2 में आप कैसा परफॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब साहित्य के इतिहास में इन तीनों को हमें गंभीरता से लेना होगा, विस्तार में तीनों टॉपिकों में जाना होगा, गहराई में जाना होगा, तब शायद विषय के साथ हम जस्टिस कर पाने की स्थिति में होंगे। अदरवाइज विषय के साथ हम जस्टिस कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे। इतनी बात स्पष्ट हुई? नहीं। भाषाखंड, तो भाषाखंड में देखें तो भाषाखंड में बहुत मगजमारी नहीं है। यहां से अभी देखें, भाषाखंड से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साहित्य के इतिहास खंड से पिछले 2 बार से 64वीं बीपीएससी और 65वीं बीपीएससी दोनों खंडों से 3-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जैसे पेपर 1 में हमने कहा कि कोशिश होनी चाहिए व्याख्या खंड से प्रश्नों को करने की। निश्चित तौर पर व्याख्या खंड से प्रश्नों को करने की कोशिश होनी चाहिए, पहली चीज। ठीक है। दूसरी, नींद आ रही है? पक्का? अच्छा। दूसरी चीज अगर आप देखें तो दूसरी चीज हमने कही
कि गद्य से प्रश्न प्रीफर करें या पद्य से। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, गद्य और पद्य में एक अंतर है। अंतर क्या है? पद्य से कोटेशन को याद रखना आसान होता नहीं, और हिंदी लिटरेचर में अगर बेहतर मार्क्स पाना चाहते तो आपको कोटेशन का इस्तेमाल करना होगा अपने आंसर में, नहीं? तो यहां पर दो अप्रोचेज है। मेरा मैसेज क्लियर है कि चूंकि गद्य की तुलना पद्य के कोटेशन को याद करना आसान होता है, इसलिए पद्य को प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूंगा गद्य के कोटेशन को भी याद रखने की कोशिश करें, नहीं? लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद जाने, एग्जामिनेशन हॉल में खंड ख से अगर 3 प्रश्नों को पिक कर रहे, तब बिना किसी पूर्वाग्रह के उन 3 प्रश्नों को पिक करें जिनको बेस्ट वे में आप कर सकते हैं। उन 3 प्रश्नों को पिक करें जिनको बेस्ट वे में आप कर सकते हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखें, ठीक है? वहां पर कोई बायसनेस आप पर हावी नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार खंड क में 3 प्रश्न भाषा खंड से होते, 3 प्रश्न साहित्य के इतिहास खंड से होते। साहित्य के इतिहास खंड की तुलना भाषा खंड का मार्किंग पोटेंशियल कंपैरेटिवली बेहतर है, तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर है। तो इसका जो है भाषा खंड का जो है मार्किंग पैटर्न भी बेहतर है, और भाषा खंड के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, भाषा खंड का मार्किंग पैटर्न भी बेहतर है, और भाषा खंड के कंटेक्स्ट में मैं यह कहना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप आकर के देखें तो आप एक और चीज़ पाएंगे कि यहाँ पर समय भी अपेक्षाकृत कम लगता। मतलब पूरे के पूरे भाषा खंड को बड़ी मुश्किल से 10 से 12 दिन में आप तैयार कर सकते हैं, मैक्सिमम मैं कह रहा। 10 से 12 दिन अगर 4 घंटे 5 घंटे का समय देते तो भाषा खंड आप तैयार कर सकते, नहीं? बस ये ध्यान रखें, अगर आपके पास ग्रामेटिकल नेचर वाले प्रश्न भाषा खंड से हैं तो उनको आपको प्रीफर करना चाहिए, वहां पर बेहतर करने की संभावना है। हाँ, भाषा खंड में भी कुछ प्रश्न लिंग्विस्टिक बेस्ड होते, जहां पर नॉन ग्रामेटिकल पोर्शन से होते, वहां पर मार्किंग पैटर्न वैसा ही होगा जैसा साहित्य के इतिहास में होगा। लेकिन फिर मेरी बात ध्यान रखेंगे, फिर मेरी इस बात को ध्यान रखें कि एग्जामिनेशन हॉल के भीतर बेस्ट 3 को सिलेक्ट करना है। एक दूसरी चीज मैं कहूंगा कि अगर शॉर्ट नोट्स के ऑप्शन हैं, अगर शॉर्ट नोट्स के ऑप्शन हैं, इधर शॉर्ट नोट्स नहीं दिए जा रहे, लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स के ऑप्शन कभी आपके सामने मौजूद होते तो निश्चित तौर पर आपको उनको प्रीफर करना चाहिए। उससे आपकी कॉपी भी औरों से अलग होगी, और शॉर्ट नोट्स में मार्किंग पोटेंशियल भी कंपैरेटिवली फुल क्वेश्चन की तुलना में ज़्यादा होता है। तो ये मोटा मोटी क्या है, बीपीएससी का सिलेबस है ओवरऑल। सर शॉर्ट नोट्स कैसे खुलेगा? अब क्लास के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके लिए परेशान मत हो। यहां तक में कोई प्रश्न आपकी ओर से? आगे बढ़ूं तब फिर मैं तीसरे डायमेंशन की ओर, हाउ टू स्टार्ट, शुरू कैसे करें। दूसरा हमारा अप्रोच क्या होगा, और तीसरा आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ये 3 बिंदु हैं जिन पर हमारी आपके साथ चर्चा होगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा, चूंकि आप में से सब नॉन हिंदी बैकग्राउंड से हैं, मैं सजेस्ट करूंगा 2 पुस्तकें एनसीईआरटी की जरूर ले लें। एक एनसीईआरटी की पुस्तक है, 11th या 12th की है, साहित्य शास्त्र परिचय। साहित्य शास्त्र परिचय, और ये साहित्य शास्त्र 11th या 12th की है, साहित्य शास्त्र परिचय।
और यह जो पुस्तक होगी, यह जो पुस्तक है, यह पुस्तक किनकी है? तो यह जो पुस्तक है वह आपको राधा वल्लभ त्रिपाठी की है। इस पुस्तक को जरूर ले लें। और शुरुआती 1-2 क्लासेज में जो है इसी पहलू पर लूंगा कि साहित्य को लेकर, टेक्स्ट को लेकर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। दूसरी पुस्तकें एनसीईआरटी में पहले थी, अब हट गई। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, यह बुक जो है ओरिएंट ब्लैक स्वेन से आती है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, यह है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक है। वो राधा वल्लभ त्रिपाठी की है, साहित्य शास्त्र परिचय, और ये विश्वनाथ त्रिपाठी की। ठीक है। ये दूसरा तीसरी बुक मानसरोवर भाग 1 ले लें। शुरुआत में वहीं से करूंगा, क्योंकि कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, एक दिन में खत्म हो जाएगी। आपके लिए भी विषय के साथ कनेक्ट करना कंपैरेटिवली आसान होगा। तो अभी तत्काल मानसरोवर भाग 1 ले लें। ठीक है। स्टेप वाइज हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कुछ एसेंशियल रीडिंग्स जरूर मैं सजेस्ट करूंगा। ठीक है। एक और बात कहूंगा, टेक्स्ट बार बार पढ़ें। ये अगर आप सोचते कि एक बार गोदान पढ़ लिया काम हो गया, तो ये सोच सही नहीं है। मतलब जब मौका मिलता है, जब समय मिलता है, जब टेक्स्ट चेंज करने की जरूरत होती, कोई टेक्स्ट उठा लिया, पढ़ने बैठ गए। जब ये अप्रोच होगा, क्योंकि अभी जब आप पढ़ेंगे, चाहे मानसरोवर पढ़ें, गोदान पढ़ें या कोई भी दूसरा टेक्स्ट पढ़ें, तो अभी आपका अप्रोचेज क्या होगा? अभी आपका अप्रोचेज यह होगा कि कहानी जाने क्या है, कहानी की तरफ पढ़ गए। लेकिन जब एक बार क्लास से गुजरने के बाद पढ़ेंगे, तब इसी अप्रोचेज के साथ नहीं पढ़ेंगे। जिस क्रिटिकल एनालिटिकल कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूं, जिस आलोचनात्मक विश्लेषण क्षमता के विकास की बात कर रहा हूं, अब आप उस नजरिए से उसको देखेंगे और तह दर तह कहानी, उपन्यास या जो नाटक है, उसको तह दर तह खोलने की कोशिश करेंगे। जितना खोलने की कोशिश करेंगे नहीं, उतना मजा आएगा। बातें स्पष्ट हुई? तो टेक्स्ट को बार बार पढ़ना, एक चीज। दूसरी चीज, मेरा अप्रोचेज क्या होगा? किसी भी टॉपिक पर जो क्लासेज होगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। क्लास का पहला हिस्सा जो है वो डिस्कशन होगा, उस टॉपिक के डिफरेंट डायमेंशन पर आधारित डिस्कशन। और क्लास का दूसरा हिस्सा जब डिस्कशन समाप्त हो जाएगा, तो उस स्थिति में प्रीवियस ईयर के प्रश्न हो या नए प्रश्न हो। उन नए प्रश्न, क्योंकि बीपीएससी के साथ क्या है मैं आपको बतला देता। बीपीएससी में मतलब 80% क्वेश्चन जो हैं ट्रेडिशनली पूछे जाते, सीधा सीधी मोटा मोटी जिसको कहते। ठीक है, बहुत घुमाया फिराया नहीं जाता। 15 से 20% प्रश्नों में घुमाया फिराया जाता। ठीक है। लेकिन हमारे जो टेस्ट सीरीज के अप्रोचेज होते हैं, हमारे जो क्लासरूम के अप्रोचेज होते, सीधे साधे प्रश्नों को अप्रोच करने की बजाय मैं जो है एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न जो होते हैं उनको अप्रोच करता हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, ताकि आपके अप्रोचेज डेवलप करें, ताकि आपका एप्लीकेशन डेवलप करें। और अगर ये चीज़ें होती हैं तो जो सीधे साधे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, उन सीधे साधे डायरेक्ट प्रश्नों को भी आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो औरों की तुलना आपका रिस्पॉन्स बेहतर होगा, औरों की तुलना आपके आंसर अलग होंगे, वैल्यू एडिशन की स्थिति में आप होंगे, और वहाँ पर आपके आंसर का मार्किंग पोटेंशियल क्या होगा? कंपैरेटिवली बेहतर होगा। क्लियर? जब मैं
क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन में आऊँगा, तो उस स्थिति में क्लास में जब तक वो डिस्कशन चलेंगे तब तक मैं लेकर के चलूँगा। कभी भी मैं क्वेश्चन आपको फॉर्मेट करने के लिए दे सकता कि अमुक प्रश्न है, फॉर्मेट करें, क्लास में ही मैं देखूँगा और फिर उस प्रश्न को ब्लैक बोर्ड पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये जो टू वे इंटरेक्शन है, ये जो टू वे इंटरेक्शन है, यह टू वे इंटरेक्शन जो है अप्रोचेज के डेवलपमेंट में भी, एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में भी, और अप्रोचेज और एप्लीकेशन के साथ साथ अगर आप जाकर के देखें तो यह टू वे इंटरेक्शन जो है वह राइटिंग स्किल के डेवलपमेंट में भी काफ़ी सहायक है। किसी भी टेस्ट सीरीज के जरिए आप राइटिंग स्किल को उस तरह से डेवलप नहीं कर सकते जिस तरह से आप राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते क्लासरूम के इंटरेक्शन के जरिए। कितनी बातें स्पष्ट हुई? अब तक क्लास में जब आ रहे हैं तो हम आपसे उम्मीद करते टेक्स्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। हम आपसे उम्मीद करते जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह टॉपिक जो है उस टॉपिक को मटेरियल से आप पढ़ करके आवे। ठीक है? क्लास से जब आप वापस जाते तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि पहले क्लास नोट्स को दोबारा पढ़ें और फिर जो हमारा मटेरियल है उस मटेरियल को दोबारा पढ़ें। क्लास नोट्स के जरिए अब मटेरियल भेज जाए। पहले बार मटेरियल को पढ़ेंगे तो चीज़ें बाउंस होती हुई दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जब क्लास के जरिए मटेरियल में दोबारा आप पढ़ेंगे, और ध्यान रखें बाउंस करेगा तो घबराना नहीं है, जूझना है हमें, उससे जूझना है। जब क्लास के जरिए मटेरियल में इन करेंगे तब आपको चीज़ें आसान होती हुई दिखाई पड़ेंगी। और फिर एक बार जब क्लास नोट्स और मटेरियल से गुजर चुके हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि समय निकाल करके अब दोबारा उस टेक्स्ट को पढ़ें, उस क्रिटिकल अप्रोच के साथ उस टेक्स्ट को पढ़ें, ताकि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की संभावनाएं विकसित हो सके। इतनी बातें स्पष्ट हुई? तो ये जो है मतलब इसमें हमने अपने अध्यापन की रणनीति की भी बात की, इसमें हमने आपके अध्ययन की रणनीति क्या होनी चाहिए मैंने उसकी भी बात की, उस अप्रोचेज को भी डेवलप करने की बात की। अब यहाँ तक में अब तक जो चर्चा हुई, एक मोटा मोटी आपको सिलेबस से लेकर के अप्रोचेज तक का हमने आइडिया देने का प्रयास किया। हम क्या करने जा रहे यह आइडिया देने की कोशिश की, आपको क्या करना चाहिए यह आइडिया हमने देने की कोशिश की। सिलेबस आपका एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले समाप्त हो जाएगा, ताकि आप एग्जामिनेशन में फ्री होकर कवर कर सकें। अगर हमें समय मिलता और आपको भी समय मिलता तो 20-25 डेज के रिवीजन क्लासेज होंगे, क्रैश कोर्स टाइप का, जिसमें हमारा फोकस जो है एप्लीकेशन के डेवलपमेंट पर होता, अप्रोचेज के डेवलपमेंट पर होता है, राइटिंग स्किल के डेवलपमेंट पर होता और राइटिंग को वहाँ पर फोकस करता। एक दिन में 5 से 6 क्वेश्चन को हम वहाँ पर कवर करते और मोटा मोटी हम जो उम्मीद करते, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो 65th बीपीएससी में रहे, मोटा मोटी हम उम्मीद करते हैं बीपीएससी उस डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके बाहर से जाकर के प्रश्न नहीं पूछेगी। मतलब अब तक फेल नहीं किए, अब तक फेल नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा। तो ये मोटा मोटी हमने एक ओवरऑल हिंदी लिटरेचर के संदर्भ में आपको आइडिया देने की कोशिश की। अब आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, क्योंकि अब धीरे धीरे चेहरे पर 12 बजते हुए दिखाई पड़ रहे और घड़ी में भी 12 बज रहे, नहीं सर यही है कि टाइम कम है, टाइम कम है, इसमें ही पूरा सर हम लोग भी कोशिश करेंगे, आप भी पूरा कर दीजिए उनका मेंस भी अच्छा जाए। देखो जी अभी पिछले 10 दिनों के अनुभव की बात कर रहा हूँ।
पिछले 10 दिनों के दौरान हमारे पास जो बाहर से इनपुट मिल रहे हैं, एक बार फिर से बच्चों के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। नहीं पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन वो पटना में रहेंगे तब ना, वो तो दिल्ली भी है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, कहीं भी जाओगी भरोसा करना ही होगा। कहीं भी जाओगी भरोसा आपको करना ही है। ठीक है, और आपकी मैच्योरिटी पर पूरा भरोसा है। अभी पिछले 1.5 घंटे से हमारा आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। नहीं, आपकी मैच्योरिटी पर पूरा भरोसा मुझे है। आप ये जज करने की स्थिति में हैं कि कहाँ तक मैंने सही कहा, कहाँ तक मैंने गलत कहा, कहाँ तक फेंक रहा हूँ। नहीं, इसको जज करने की स्थिति में है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात जो कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ कोर्स शुरू भी होता है, हमारे यहाँ कोर्स समाप्त भी होता है। हमारे यहाँ कोर्स शुरू भी होता है, हमारे यहाँ कोर्स समाप्त भी होता है। हम उस कल्चर से नहीं हैं जहाँ कोर्स शुरू तो होता, कोर्स समाप्त नहीं होता, तमाम विपरीतताओं के बावजूद। तीसरी चीज आप पता कर लें, हम जितना कमिट करते हैं उससे ज़्यादा देते, कम देने के प्रश्न नहीं उठते। और चौथी चीज जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन बातों में, वह यह कि इफ यू थिंक यू कैन देन यू सर्टेनली विल डू, इफ यू थिंक यू कैन देन यू सर्टेनली विल डू, इफ यू थिंक यू कांट देन यू नेवर। तो आपको यह भरोसा होना चाहिए, हम करेंगे, हम कर लेंगे, हम करेंगे। अब चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़े, सर्वेश सर साथ देंगे तब भी हम करेंगे, और सर्वेश सर साथ नहीं देंगे तब भी हम करेंगे। मेरी बातें स्पष्ट हुई? नहीं? देखें, एक बात हमेशा ध्यान रखें, और मैं किताबों की बात नहीं बतला रहा, व्यावहारिक जीवन का अनुभव कर। मैं अगर आप पर भरोसा नहीं करता ना, तो मैं अगर आप पर भरोसा नहीं करता तो इसलिए नहीं कि आप भरोसे के काबिल नहीं ही होंगे। मैं आप पर भरोसा इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा अपने आप पर भी आप पर भरोसा नहीं है। अगर अपने आप पर भरोसा होगा तो एक ऑप्शन हम जरूर खोल करके चलेंगे। हो सकता है आप पर मैं भरोसा कर रहा हूं, हमारे भरोसे को झटका लगे, इस ऑप्शन को मैं हमेशा खोल करके चलूंगा। नहीं, और अपने ऊपर भरोसा हमसे कहेगा कि आप अगर हमारे भरोसे को झटका देंगे तब भी उस स्थिति से निपटने में हम सक्षम हैं। इसलिए इस लड़ाई में नहीं, और विशेष करके तुम लोगों को तो ज्यादा लंबी लड़ाई लड़नी, क्योंकि अब तक की जिंदगी जिस घर में गुजर रही है, कल जिंदगी उस घर में गुजरेगी नहीं, कल जिंदगी उस दूसरे घर में गुजरेगी नहीं, और दूसरे घर में गुजरेगी तो एक ही चीज तुम्हारे मैके से ससुराल तक जाएगी, कोई दूसरी चीज नहीं जाएगी। एक एक करके अभी जितने मम्मी पापा भैया भाभी बहन, ये जो और प्यार भरे जो रिश्ते हैं, एक एक करके छूटते चले जाएंगे, अन्यथा नहीं लेना। हार्श रियलिटी बतला रहा हूं, ठीक है। एक ही चीज तुम्हारे साथ जाएगी, अपने ऊपर भरोसा, क्योंकि जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ले जाएगा ना, संभव है कि वो भी तुम्हारे भरोसे को झटका देने की कोशिश करे। नहीं तो अपने पर भरोसा जो है, और अपने पर के उस भरोसे के साथ वही चीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी तुम्हारे साथ खड़ा होगा और तुम्हें हर स्थिति में, हर सिचुएशन से फाइट आउट करने में तुम्हारी मदद करेगा। नहीं, और अगर मैं कमिट कर रहा हूं तो करवा दूंगा, निश्चित रहो। और कुछ, और कोई प्रश्न, किसी भी प्रकार की दुविधा? इसलिए एक रिक्वेस्ट फिर मैं करूंगा, आसान समझ के मत लीजिए। एक
दूसरा, आसान समझ के अगर ले रहे हैं तो कम से कम मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं जिससे आप जुड़ें, क्योंकि अगर जुड़ेंगे भी तो निराशा हाथ लगेगी। मैं वह व्यक्ति हूं जो यह वादा करता हूं कि परेशानियां आएंगी और हर परेशानियों में अगर आप अपने साथ खड़े हैं तो मैं भी आपके साथ खड़ा दिखूंगा, यह जरूर वादा करता। और एक बात और कहूंगा, अगर आप जुड़ते हैं तो पूरे भरोसे के साथ जुड़े। और पूरे भरोसे के साथ जुड़ने का मतलब खिड़की खोल दूं और कहूं छलांग लगा दो, तो एक बार भी ये डाउट नहीं आना चाहिए तो ये कह रहे हैं कूदने के लिए, पता चला सेकंड फ्लोर से गिरेंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। आप छलांग लगा दीजिए, इतना भरोसा होना चाहिए। और वो भरोसा तभी होगा जबकि ये भरोसा हो कि सर अगर कह रहे हैं तो कुछ न कुछ बेहतर के लिए कह रहे होंगे। हमको कुछ हो, आपको कुछ होगा, उसके पहले मुझे कुछ होगा। मेरे पहले आपको कुछ नहीं हो सकता। ये अगर भरोसा है तो निश्चित तौर पर आपको साथ चलना चाहिए। क्लियर? और कुछ यहां तक में? हेलो, हाँ बोलिए। आवाज धीमी आ रही है आपकी। कबीर सूर, देखिए व्याख्या अगर आप करना चाहेंगे तो दिक्कत क्या है, व्याख्या दो ही पूछी जा रही है। ठीक है, कभी सूर से व्याख्या दी जा सकती, कभी कबीर से दी जा सकती, कभी तुलसी से दी जा सकती है, कभी राम की शक्ति पूजा से दी जा सकती, कभी अंधेरे में से दी जा सकती, कभी, तो वो दायरा थोड़ा बड़ा होगा। कभी निबंध से भी उठा करके दे सकते हैं, कभी उपन्यास से दे सकते, कभी नाटक से दे सकते। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, टेक्स्ट बार बार पढ़ें। टेक्स्ट बार बार पढ़ेंगे आपकी व्याख्या का समाधान मिल जाएगा। टेक्स्ट से परहेज करेंगे, व्याख्या में परेशानी बढ़ेगी। और टेक्स्ट को अगर रेस्पॉन्ड करेंगे तो उस स्थिति में फुल क्वेश्चन में भी आपके आंसर अलग होंगे। ठीक है, वो आगे के क्लासेज में मैं बुक लिस्ट बतला दूंगा, उसके लिए परेशान ना हो। ओके, और कुछ? देन थैंक्स अ लॉट। आज के वर्कशॉप को समाप्त करता है यहीं पर। कल से क्लासेज के जो टाइमिंग होंगे 7:30।